नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार के अंदर जो ये कयास लगाए जाते हैं, रोज अटकलबाजी शुरू होती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। तो मैं बता दूं कि आज 27 मार्च है। 30 मार्च को ये मुद्दा जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। कारण इसका ये है कि 30 मार्च तक अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद सदस्य का इस्तीफा नहीं देते हैं तो जो वो राज्यसभा में जा रहे हैं उनकी वो सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी और फिर दिल्ली जाने वाला जो कयास है वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का वो बन चुके हैं, बनने के लिए सब कुछ बन रहे हैं, इस्तीफा किसी चीज पर नहीं दे रहे हैं। अगर 3 दिन के लिए वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं अथवा कहीं व्यस्त हो जाते हैं और अगर विधान परिषद की सदस्यता का वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी और सारी अटकलेबाजी खत्म हो जाएगी। अब बिहार का न्यूज को खत्म करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 10 सालों से क्यों विपक्ष में है, क्यों नहीं एक भी कैंडिडेट जिता पाती है। कांग्रेस का बुरा हाल क्यों है, जीतकर भी कई जगह हार जाती है, वोट प्रतिशत तो खूब आता है लेकिन सत्ता भाजपा के हाथ में होती है। वह क्या कारण है और भाजपा हमेशा विनर क्यों होती है। मोदी जी कहते हैं कि गैस संकट है तो गैस एजेंसी पे लाइन लग जाती है, कहते हैं पेट्रोल की दिक्कत है तो पेट्रोल पंप साफ हो जाता है, लोग चूस चूस के बूंद भर के तक भी निकाल लेते हैं पेट्रोल, वहां से लोगों की लाइन लग जाती है। आखिर ये कौन सा प्रभाव है, देश में चल क्या रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो हमने पूरी तरह से सर्वे किया कि एक मजबूत पार्टी जिसके पास मतदाता है, कैडर वोट है, वह विपक्ष में कैसी और वह कौन सी नब्ज को ठीक किया जाए जिससे जिनके पास मतदाताओं की संख्या है, जिनके पास कैडर वोट है, वो सत्ता में आने चाहिए। आखिर कारण क्या कारण है कि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पास एक विधायक, तो उस विधायक में क्या कोई करिश्मा है या बसपा में करिश्मा है। बहुत सारी बातें जब हमने खोजा, इस पर रिसर्च किया तो मैंने ये पाया है कि राजनीतिक दल के अंदर की राजनीति जिसकी खोखली हो गई है वो पार्टी विपक्ष में है और जिस राजनीतिक दल के अंदर की राजनीति मजबूत है वह सत्ता में है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हर जगह। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है फिर भी विपक्ष में, क्योंकि वहां पे कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और बहुत सारे जो लोग थे उनके अंदर की गुटबाजी थी। मतदाता होने के बावजूद भी, वोट प्रतिशत होने के बावजूद भी जिताऊ कैंडिडेट को आगे नहीं किए कि ताकि वो जीतकर विधानसभा के अंदर संख्या बल को पूरा कर सके और कांग्रेस चली गई विपक्ष में। जो उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति है, मानवर काशीराम जी ने मतदाताओं के बीच तो जाल बिछा दिया, लोगों की संख्या भी इकट्ठी कर ली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह विधानसभा वाइज जो कैंडिडेट सिलेक्शन करना चाहिए, कैंडिडेट के सिलेक्शन में न शक्ल देखी जाए न जात देखी जाए, बस ये देखना होगा कि अपने दम पर कैंडिडेट कितना वोट ला सकता है और राजनीतिक दल का कैडर वोट कितना सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि हर इलाके में एक ऐसी छवि होती है, एक ऐसा कैंडिडेट होता है जिसका अपना वोट बहुत ज्यादा होता है, अपनी ताकत बहुत ज्यादा होती है और जब पार्टी की ताकत उसके साथ लग जाती है तो वो जिताऊ कैंडिडेट हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर फेल रही कैंडिडेट के सिलेक्शन में, लोगों को इकट्ठा करने में। जैसे कि आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि बहन मायावती जी बिल्कुल सामने आ गई हैं, फ्रंट पे आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है नेताओं से भी मिलती होंगी
कैंडिडेट से भी मिलती होंगी, उनको ये भी पता होगा कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन सा मजबूत कैंडिडेट है जो कि अपने दम पर भी चुनाव जीत सकता है। जैसे कि बिहार का ले लीजिए, सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव। क्या आप यह मानने को तैयार है कि केवल बसपा के वजह से चुने गए या विधायक बने? क्योंकि सतीश यादव का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत, उनके पिताजी अंबिका यादव और बाकी जितने भी लोग थे राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत थे। उसी घर में से एक छोटा सा लड़का बसपा में आके ज्वाइन करता है, राजनीतिक सपोर्ट मिलता है, लोगों का हुजूम मिलता है और प्लस बसपा का कैडर वोट मिलता है, वो विधायक बन जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है, भाजपा ने एक रणनीति अपनाई, ईडी सीबीआई के जरिए लोगों को डराकर धमकाकर जितने भी राजनीतिक रूप से मजबूत लोग थे उनको भाजपा से जोड़ा गया। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस के भी कद्दावर नेता जो अपने दम पर चुनाव जीतते आए हैं, रईसी के तौर पर वो कांग्रेस के पार्टी में ज्वाइन किया हुआ था, उनको डराकर धमकाकर भविष्य दिखाकर, अंधकार में भविष्य दिखाकर, क्योंकि हम सत्ता में हैं हम आपको कुचल सकते हैं, डर दिखाकर उनको भाजपा में शामिल कराया गया। तो उनका अपना वोट बेस तो है ही, जिस कैंडिडेट को शामिल कराया गया, ऊपर से भाजपा का सपोर्ट, और वो कैंडिडेट चुनाव जीता, नंबरिंग बढ़ी और भाजपा सत्ता में आई। कांग्रेस ने इसी चीज को, इसी कारण को आज तक समझ नहीं पाई, ना अपने पार्टी के अंदर गुटबाजी को रोक पाई, और जिस राज्य में चुनाव लड़ती है वहां कैंडिडेट के सिलेक्शन में भारी गलती कांग्रेस से होती है। जिनका अपना बेस मजबूत नहीं होता उन तमाम लोगों को उतारती है। सही बात है कि लोग कहते हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन उन नए लोगों के पास कोई बेस वोट है, कुछ आधार है भी कि नहीं है? हमारे पास चैनल पर बहुजन समाज का हम न्यूज कवर करते हैं, बहुत सारे युवाओं को जो है कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता। मौका, केवल मौका चाहिए। आप ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल मजबूत है, राजनीतिक दल अपने खर्चे से आपको विधायक बनाए, क्योंकि आपकी शक्ल सूरत बड़ी खूबसूरत है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, आप अच्छा बोल लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर वोट बैंक आपके पास है, आम जनता आपको पसंद करती है, 5-10 हजार वोट से अगर आप पिछड़ जाते हैं तो राजनीतिक दल के सपोर्ट से आप विधायक बन सकते हैं। यही राजनीति का मूल मंत्र है। बसपा भी ये चिन्हित करे। अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में उसको सत्ता चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, अथवा SC/ST क्लास हो, अथवा OBC हो, किसी से कोई परहेज ना करते हुए ये देखे कि किस किस कैंडिडेट के पास 5,000, 10,000, 2,000 वोट से वो पिछड़ रहा है, कई चुनाव से पिछड़ रहा है। उन तमाम लोगों को अगर कैंडिडेट बनाती है तो बसपा के पास इतना कैडर वोट है कि 2027 में सत्ता में आने से रोक नहीं सकता कोई भी। भाजपा इसी ट्रैक पर चल रही है। पहले इंक्वायरी कर लेती है कि फला फला इलाके में मजबूत कैंडिडेट कौन है, धनबल से भी मजबूत है अथवा नहीं, पब्लिक उसे पसंद करती है कि नहीं, पब्लिक अगर वोट उसे देती है और 5-10 हजार वोट से अगर वो पीछे रह जाता है तो बाकी हेराफेरी तो हम कर ही लेंगे। EVM हमारे पास, इलेक्शन कमीशन हमारे पास, पैसा उसके पास, आम जनता उसके पास, तो हम विधायक तो बना लेंगे। क्या इस ट्रैक पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है? ममता दीदी को पता होता है पश्चिम बंगाल में 3 बार से सत्ता में आ रही हैं। ममता दीदी को यह पता होता है कि किस विधानसभा में किसकी क्या मजबूती है, 5,000, 10,000 वोट से कौन पिछड़ रहा है, चलो उसको TMC की ताकत लगा दो, कुछ वहां की संस्कृति, कुछ माहौल बनाएंगे। जैसे आजकल पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली भात का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो बिहार के डिप्टी CM हैं विजय सिन्हा, ये जाकर बोल आए चुनावी रैली में कि जहां जहां मांस और मछली का बाजार होगा और बगल में स्कूल कॉलेज होंगे अथवा कोई धर्म स्थल होगा तो उस बाजार को बंद करा देंगे। इसी चीज को लपक लिया TMC ने, कहा कि हमारे संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि मछली भात खाना, मछली का भोजन जो है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
तो ये मुद्दे हर प्रकार के हो सकते हैं। मुद्दे आपका यूजीसी भी हो सकता है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण भी हो सकता है, मुद्दा तो बहुत सारा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह देखा गया है कि राजनीतिक दल उसी हवा में कई बार बहने लग जाते हैं। अरे हमारी संख्या तो 85% है, 85% आपका सगा नहीं है, 85% आपको वोट नहीं देता है, वो अपने इलाके के मजबूत कैंडिडेट को वोट देता है। और रही बात ये, उमाशंकर सिंह जो 2022 में चुनाव जीते, आप सब कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उमाशंकर सिंह बसपा के जो विधायक हैं, केवल बसपा का टैग लगा हुआ है, नाम लगा हुआ, वो अकेले भी चुनाव जीत सकते हैं। रही बात ये कि पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से बोगो सिंह चुनाव लड़े थे। वो अगर निर्दलीय भी लड़ते तो चुनाव जीत जाते। वो तो आरजेडी का उनको टैग लग गया टिकट का। और ये चीजें हमने 10-20 जगह देखा, हर जगह देखा कि राजनीतिक दल पहले ये सर्वे कर ले कि कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 5,000, 2,000, 4,000 वोट से पिछड़ रहे हैं, उसी सबको कैंडिडेट बनाए और फिर उसके बाद अपनी पार्टी की ताकत लगा दे, तो उस दल को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। यही कई वर्षों से, कई सालों से, अब ये कह लीजिए पूरे दशक से इसी ट्रैक पे भाजपा भी चल रही है। और इस चीज को न कांग्रेस समझ पा रही है, न बसपा समझ पा रही है। जो पार्टी समझ नहीं पा रही है, वो विपक्ष में, हर विपक्ष में ही रहेगी अगर इस ट्रैक को खत्म नहीं किया तो। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि चुनाव जीत और हार का खेल है। चुनाव में, लोकतंत्र में ये नहीं कहा गया है संविधान में कि फला जाति के व्यक्ति को ही आप मंत्री बनाइए। ये तो इनकी अपनी बदमाशी है कि जाति देख के मंत्री बनाते हैं, जाति देख के कैंडिडेट देते हैं। लेकिन संविधान ये कहता है कि एक उम्मीदवार होगा, उसको जनता वोट देगी, चुनाव में वो सबसे ज्यादा वोट मिला तो चुनाव जीत जाएगी। ऐसा नहीं है संविधान में कि फला फला जाति ही चुनाव जीतेगी या फला फला जाति को ही आप टिकट दीजिए, कैंडिडेट बनाइए। ये आपका अपना विवेक काम करता है। अगर कोई आपके इलाके में ब्राह्मण मजबूत है, उसके पास वोटों की संख्या ज्यादा है और आपकी पार्टी आइडेंटिफाइड है कि आप एससी एसटी के हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी टिकट दीजिए। और अगर कोई बीजेपी ये देखती है कि जहां एससी एसटी का कोई कैंडिडेट मजबूत है और उसके पीछे जनता है, तो एससी एसटी को वो देती है टिकट, आगे कर देती है। इसको आप मौका परस्ती कहिए, इसको आप बुद्धिमत्ता कहिए, जो भी है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राजनीतिक दल के अंदर की राजनीति जिसकी खोखली हो गई है, वो विपक्ष में है। और जिसकी मजबूत है, जिन्होंने गुटबाजी खत्म कर लिया, सबको एक साथ जोड़ लिया है, वो मजबूत भी है और सत्ता के दहलीज तक पहुंच जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।